दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लक्ष्य क्लासेस बाय सुमित में, जहां पर आज आप देखेंगे कोशिका। कोशिका क्या होती है, कोशिका किन से मिलकर बनी होती है और कोशिकाओं में क्या क्या कार्य होते हैं। अगर आप कक्षा 9 के छात्र हैं तो यह आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि कक्षा 9वीं में कोशिका एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। अगर आप वार्षिक परीक्षा में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको कोशिका पढ़नी ही होगी, क्योंकि यह बायो का बेस माना जाता है। इसलिए आज का टॉपिक हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, कोशिका। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही उस घंटे को बजाना भी ना भूलें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं आपका अपना सुमित। चलते हैं बिना किसी देरी के अपने आज की टॉपिक की ओर, जो है कोशिका, जिसमें हम सिर्फ कोशिका की आज महत्वपूर्ण चीज़ों को ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको 3D एनिमेशन और आसान से आसान भाषा देखने को मिलेगी। अब हम बिना किसी देरी के अपने आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कोशिका की ओर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कहने का मतलब कोई बड़े से बड़ा हाथी हो या छोटे से छोटा सूक्ष्म जीव हो, वह सभी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात करें तो कोशिका एक ऐसी इकाई होती है जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सकती है। जैसे यह एक कोशिका है, यह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सकती है। इसके अंदर होने वाली सारी उपापचय क्रियाएं यह स्वयं नियंत्रित कर सकती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कहने का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी कहलाती है। अगर हम बात करें इसकी खोज की, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, लेकिन इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। कहने का मतलब इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगर हम बात करें जीवित कोशिका की, तो जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोन वन लीeuwenhoek ने की थी। कोशिकाएं आकार व संरचना के आधार पर बहुत प्रकार की होती हैं। अगर हम कोशिकाओं को उनके आकार के आधार पर बांटें, तो जो सबसे छोटी कोशिका इस दुनिया की वह माइकोप्लाज्मा होती है। अगर हम बात करें इस दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका की, तो शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है। अगर हम बात करें मानव शरीर की, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, जो कि नर में युग्मक के रूप में पाई जाती है। अगर हम बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की, तो वह अंडाणु होता है, जो कि मादा युग्मक होता है। अगर हम बात करें सबसे लंबी कोशिका की, जो कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, जिसे हम न्यूरॉन सेल कहते हैं, यह कोशिका कभी भी विभाजन नहीं करती। यह भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ के रूप में याद कर सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका कभी भी विभाजन नहीं करती। आगे बढ़ते हैं, तो यह एक जंतु कोशिका का चित्र है, जिसमें हम कोशिका की आधारभूत संरचनाओं को पढ़ेंगे कि कोशिका किन किन से मिलकर बनी होती है। अगर हम बात करें कोशिका की सबसे बाहर वाली परत की, जो ब्लैक कलर से आपको दिख रही है, जिसे हम बॉर्डर कह सकते हैं अभी, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अगर हम बात करें जो कोशिका का जो मस्तिष्क है, जिसे हम कोशिका के मस्तिष्क के रूप में जानते हैं, यह केंद्रक होता है, जो कि कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। अगर हम बात करें इन छोटी छोटी संरचनाओं की, जैसे तारक काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःपराद्रव्य जाल का, राइबोसोम, इन्हें कोशिकांग कहते हैं। कहने का मतलब यह है कोशिका बहुत सारे छोटे छोटे अंगकों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। अगर हम बात करें कोशिका द्रव की, तो कोशिका द्रव को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे यहाँ पे आपको दो तस्वीरें दिख रही हैं। जैसे यह एक समुद्र है, तो समुद्र में जो पानी पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? समुद्र का पानी। ठीक उसी प्रकार अगर नदी है, तो नदी में जो पानी पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नदी का पानी। ऐसे ही जो कोशिका में जो द्रव पाया जाता है उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कोशिका में एक द्रव पाया जाता है, जिसे हम कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें जंतु कोशिका और पादप कोशिका की, तो जंतु कोशिका पादप कोशिका से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो इसमें हरे कलर से दिखाई गई है। यह कोशिका की कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में सबसे ऊपर वाली परत होती है वह कोशिका झिल्ली होती है। अगर पादप कोशिका की बात करें, तो पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रसधानियाँ मिलती हैं, लेकिन जंतु कोशिका में छोटी रसधानियाँ मिलती हैं। अगर हम बात करें जंतु कोशिका की, तो यह मुख्यतः गोल होती है, लेकिन अगर हम बात करें पादप कोशिका की, तो यह सामान्यतः चौकोर होती है, जिसे हम आयत के समान समझ सकते हैं। अगर हम बात करें कोशिकांगों की,
तो जो जंतु कोशिका होती है उसमें तारक का नामक एक कोशिकांग होता है, वह मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में तारक का जैसा कोई भी कोशिकांग नहीं मिलता, इसलिए जंतु कोशिका पादप कोशिका से थोड़ी सी भिन्न होती है। अब हम देखते हैं कोशिका झिल्ली, जिसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोशिका को जो चारों तरफ से घिरे रहती है उस आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कोशिका में आने वाले पदार्थों को रोकती है या यह कोशिका को संक्रमण से बचाती है, और साथ ही यह कोशिका को एक व्यवस्थित आकार देती है, जिससे कि कोशिका गोलाकार या अंडाकार या जिस प्रकार की भी कोशिका है वह वैसी बन सके। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। कहने का मतलब कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ जाते हैं या उनसे बाहर निकलते हैं उसका नियंत्रण करती है कोशिका। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कहने का मतलब कोशिका झिल्ली में एक गुण पाया जाता है जिसे हम अर्धपारगम गुण कहते हैं। इसका यह मतलब है कि कोशिका एक निश्चित पदार्थों को ही कोशिका के अंदर जाने देगी और निश्चित पदार्थों को ही कोशिका से बाहर जाने देगी। कोशिका झिल्ली के इस गुण को अर्धपारगम कहते हैं, सेमी परमिएबल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कोशिका भित्ति की, जो कि मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में मिलती है, यह निर्जीव होती है। यह मुख्य रूप से निर्जीव होती है। यह केवल पादपों में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होती है। यह पादपों को कठोरता प्रदान करती है। जंतुओं में, तो जंतुओं की जो कोशिका झिल्ली है वह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड, और प्रोटीन मुख्य रूप से ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन अगर हम बात करें पादपों में कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति पादपों में मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। अगर हम बात करें जीवाणुओं में, तो जीवाणुओं में जो कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अगर हम बात करें कवक में, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब हम बात करते हैं कोशिका के केंद्रक की। तो केंद्रक कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांगों में से एक है, क्योंकि केंद्रक कोशिका के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब यह है कि कोशिका में होने वाले सभी फंक्शंस और कोऑर्डिनेशन सिर्फ केंद्रक के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी स्थिति की, तो आपने बचपन में ऐसा एक वृत्त बनाया होगा जिसके बीच में एक ऐसा बिंदी होते थे जिसे हम केंद्रक कहते थे। उसी प्रकार कोशिका के मध्य में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो इसे कुछ इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। कोशिका के मध्य में एक संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है। अगर हम बात करें, इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या पदार्थ स्टोर रहता है, तो इसमें मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए स्टोर रहते हैं, जो कि हमारी आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। इसमें डीएनए और आरएनए गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 70% प्रोटीन, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए तथा 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। अगर हम बात करें तो यह दोहरी झिल्ली युक्त एक कोशिकांग है। कहने का मतलब यह है कि माना यह एक केंद्रक है। इसके ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं। जैसे इसका यह वह आवरण हो गया या वह झिल्ली हो गई, ठीक इसी प्रकार इसकी यह अंतः झिल्ली हो गई। तो केंद्रक एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो कि कोशिका के मध्य में पाया जाता है, इसीलिए इसे केंद्रक कहते हैं। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें अंतःप्राद्रव्य जाल का, जिसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहा जाता है, यह कोशिका के अंदर आंतरिक परिवहन के रूप में सहायक होती है, क्योंकि कोशिका के अंदर प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट इन सभी का आपस में परिवहन होता रहता है, तो यह उसमें सहायता करती है। अगर हम बात करें इसकी, तो यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करती है।
और यह बिल्कुल केंद्रक से जुड़ी हुई होती है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो यह केंद्रक से बिल्कुल जुड़ी हुई होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस लिखा है, जिसका हिंदी में मतलब केंद्रक होता है, और केंद्रक से बिल्कुल जुड़ी हुई संरचना ER होती है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी खोज की तो इसकी खोज कैथ पोर्टर, एडवर्ड क्लाउड और अर्नेस्ट फ्यूलम ने की थी। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो कैथ पोर्टर, एडवर्ड क्लाउड और अर्नेस्ट फ्यूलम ने की थी। अगर हम इसके प्रकार संरचना के हिसाब से इसके प्रकार की बात करें तो यह दो प्रकार की होती है। एक जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, इस पर एक दाने दाने लगे हैं, यह राइबोसोम के छोटे छोटे कण हैं। और एक यहाँ पे हरे कलर से दिख रही है जो बिल्कुल चिकनी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है, इसलिए यह दो भागों में बढ़ जाती है। एक चिकनी अंतःपराद्रव्य जालिका जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और शॉर्ट में SER कहते हैं, इसकी सतह पर कुछ लगा होता। अगर हम बात करें कि यह किसका संश्लेषण करती है तो यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। अगर हम बात करें खुरदरी अंतःपराद्रव्य जालिका की, जिसमें राइबोसोम के छोटे छोटे कण लगे होते हैं जो राइबोफ्लोरिन की सहायता से चिपके होते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे शॉर्ट फॉर्म में RER कहते हैं। खुरदरी अंतःपराद्रव्य जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं, और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ये भी उसी का एक चित्र है जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई गई है। यहाँ पे लिखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे राइबोसोम के कण लगे हुए हैं, इसलिए इसे खुरदरी अंतःपराद्रव्य जालिका कहते हैं। अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो इसकी सतह पर कुछ भी नहीं लगा होता, जिसके कारण इसकी सतह चिकनी होती है, इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल न्यूक्लियस से चिपकी हुई होती है, इसलिए अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो यह केंद्रक से बिल्कुल जुड़ी हुई संरचना होती है। और अगला जो कोशिकांग है उसका नाम है राइबोसोम। यह कोशिका के सबसे छोटे कोशिकांगों में से एक है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर एक घंटा आता है उसे बजाना ना भूलें। आगे देखते हैं। यह पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज जॉर्ज पैलेड ने की थी। यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, या इसे अंग भी कहते हैं। मुख्य रूप से कोशिकांग का कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। जो आपको बहुत अच्छे से याद करना है वह है कि इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको आगे बहुत बार देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसकी जो खोज है जॉर्ज पैलेड ने की थी, इसलिए इसे पैलेड कण भी कहा जाता है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि पैलेड कण किसे कहते हैं, या जॉर्ज पैलेड ने किसकी खोज की थी, तो आप कहेंगे राइबोसोम की। आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम अगर हम संरचना के हिसाब से देखें तो यह दो प्रकार के होते हैं, एक तो 70S और दूसरे 80S। आगे देखते हैं। जो राइबोसोम है यह दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और दूसरे 80S। जो 70S होते हैं वह आकार में छोटे होते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें 80S प्रकार के राइबोसोम की तो यह आकार में बड़े होते हैं और यह विकसित पौधे व जंतुओं में पाए जाते हैं। अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कोशिकांग की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कोशिकांग भी होता है कोशिका के लिए, क्योंकि यह पावर हाउस के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब यह कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कार्य करता है, जिससे इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी कि इसे सबसे पहले किसने देखा तो इसे कॉलिकल ने 1880 में कीटों की रेखित पेशियों में इसे देखा। अगर हम बात करें कि इसकी कोशिका में उपस्थिति किसने बताया तो कोशिका में उपस्थिति को 1890 में ऑल्टमैन ने बताया। अगर हम बात करें कि ऑल्टमैन ने इसका नाम क्या रखा तो ऑल्टमैन ने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। अगर हम बात करें कि इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा तो 1898 में सी वेंड्रा के द्वारा इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा गया। अगर हम बात करें इसकी संरचना की तो यह कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली गोलाकार तथा सूत्राकार संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है तथा इन ओभारों को क्रिस्टी कहते हैं।
अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसके नाम से जानते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के ऊर्जा गृह पावर हाउस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा का उत्पादन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है एवं भोजन का ऑक्सीकरण भी होता है। अगर हम बात करें इसके कार्य की, तो कोशिका के भीतर श्वसन एवं एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। जब आप 11th क्लास में एक लेसन है जैव अणु, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको एटीपी कैसे बनता है, कैसे होता है, सब कुछ उसमें आप पढ़ेंगे। तो यह एक माइटोकॉन्ड्रिया का 3D एनिमेशन वाला चित्र है, जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझने में बहुत आसानी होगी। जैसा कि आपको बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त एक कोशिकांग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जिसका हिंदी मतलब होता है बाह्य झिल्ली। यहाँ पे लिखा है इनर मेम्ब्रेन, जिसका हिंदी मतलब होता है अंतः झिल्ली। अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स इसमें मिलने वाला एक तरल पदार्थ होता है, जिसे हिंदी में अधात्री कहते हैं। अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो यह 70S प्रकार के मिलते हैं, जो कि आकार में छोटे होते हैं। अगर हम बात करें इन घुमावों की, जो कि अंतः झिल्ली के द्वारा बनाए जाते हैं, तो इन घुमावों को क्रिस्टी कहते हैं, जिस पर F0 या F1 कण लगे होते हैं, जहां पर मुख्य रूप से एटीपी का निर्माण होता है। और हाँ, अगर हम बात करें डीएनए की, तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है, जिससे यह एक अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग भी है। अब हमारा जो अगला कोशिकांग है वह लाइसोसोम है, जिसे इंग्लिश में भी लाइसोसोम कहते हैं। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह बहुत ही बेवफा होता है। कहने का मतलब यह जिस कोशिका में होता है उसी कोशिका को मार देता है, जिसके कारण इसे आत्महत्या थैली कहते हैं। यह कुछ इस प्रकार कार्य करता है, जैसे कोई कोशिका है वह सही तरीके से काम नहीं कर रही है या उसके कोई अंग सही कोशिका से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो यह खुद फट जाता है और वहाँ पर पाचक एंजाइमों को स्रावित करता है और वह कोशिका नष्ट हो जाती है। इसकी खोज क्रिश्चियन डी दुबे ने की थी। अगर हम बात करें इसके एंजाइमों की, तो यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता तो उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के रूप में बनता है कि कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं या सुसाइड बैग किसे कहते हैं, तो उसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं वह जल अपघटक एंजाइम होते हैं, जिससे कि यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी तरीके के कोशिकांगों को पचा देता है या नष्ट कर देता है। अगर हम बात करें तारक काय की, जिसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं, तो इसका जो मुख्य काम है वह कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करना है। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी संरचना की, तो इसकी संरचना एक बेलन जैसी होती है। यह केंद्रक के पास मौजूद रहती है। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह हरे कलर में केंद्रक दिखाया गया है, उसके पास में ब्लू संरचना दिख रही है, जिसे तारक काय कहते हैं। यह मुख्य रूप से कोशिका विभाजन में मदद करता है। जैसे अगर हम इसे समझने का प्रयास करें, तो माना यह एक हमारी कोशिका है और यहाँ पर एक केंद्रक है, तो यह केंद्रक के पास होता है। और जब कोशिका विभाजन की आवश्यकता में आती है, तो यह केंद्रक के पास से हटकर ध्रुवों की ओर चला जाता है और केंद्रक के ऊपर तरकु तंकु डालकर उसे दो भागों में तोड़ देता है, जिससे कोशिका का केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है और नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। यह सुनने में बहुत आसान प्रक्रिया लग रही है, लेकिन जब आप कक्षा 11वीं में कोशिका विभाजन एवं चक्र पढ़ेंगे, जो कि उसका एक लेसन है, तो यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जहाँ पर आप इसे विस्तार से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह कहने में बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन जब यह आप देखेंगे कक्षा 11वीं में, तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। क्योंकि आप सोचिए, एक कोशिका है वह दो भागों में बढ़ रही है, और वह कैसे दो भागों में बढ़ सकती है और उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, तो यह देखने में बहुत ही शानदार और मज़ेदार होती है। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले कोशिकांग की तरफ। अगले कोशिकांग से पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मानव शरीर की कोशिकाएं होती हैं वह 24 घंटे में एक बार विभाजन करती हैं। वह 24 आवर में सिर्फ और सिर्फ एक बार विभाजन करती हैं, जबकि जो ईस्ट होता है उसकी जो कोशिका होती है वह 90 मिनट में एक बार विभाजन करता है। इसी प्रकार अलग अलग जीवों की कोशिकाएं अलग अलग समय पर विभाजन करती हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है हमारा गोल्जी का, जिसे हम इंग्लिश में
गोल्जी बॉडी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में जीबी भी कहा जाता है। इसकी खोज कैमलो गोल्जी ने की थी। इसकी खोज कैमलो गोल्जी ने 1898 में की थी। अगर हम बात करें इसके कार्य की तो यह परिवहन में कार्य करता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसे कोस्का की ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। अगर हम बात करें तो इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। रसधानी यह मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं में यह मिलती है, लेकिन यह आकार में छोटी और अस्थायी रूप से मिलती हैं। यह निर्जीव संरचना होती है। अगर हम बात करें, यह निर्जीव संरचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। रसधानी एक प्रकार तरल पाया जाता है। जो रसधानी होती है उसमें एक प्रकार का तरल पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। अगर हम बात करें रसधानी, तो रसधानी जंतुओं में छोटी होती है तथा पादपों में बड़े रूप से पाई जाती है। कुल मिलाकर जो रसधानी होती हैं वह मुख्य रूप से पादपों में स्टोर रूम की तरह कार्य करती हैं। स्टोर रूम की तरह कार्य करती हैं। जैसे आपके घर में आपने देखा होगा कि जो आपकी मम्मी होती हैं वह आप लोगों से नमकीन, बिस्किट या अन्य कोई पदार्थ छुपा के रखे रहती हैं, क्योंकि जब आपके घर पर कोई रिश्तेदार आए तो वो उन्हें दे सके। इसी प्रकार पादप भी अपने जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें छुपाकर रखते हैं, जो कि रसधानी में स्टोर किए जाते हैं। जब पादप को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते तो पादप उन पदार्थों का उपयोग करके अपनी पोषण आवश्यकता को पूरा करते हैं। अब अगर हम बात करें अपने अगले टॉपिक की, जो है लवक, जिसे इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं, यह केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर हम इनके प्रकार की बात करें तो यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। लवक की बात करें तो हरित लवक मुख्य रूप से पादपों के उन स्थानों पर पाए जाते हैं जिसका कलर हरा होता है। यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तनों में पाया जाता है। इसके अंदर एक हरे रंग का परहरण पाया जाता है। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है। हरित लवक को पादप की रसोई कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो पादपों में पत्ती का हरा कलर होता है वह क्लोरोफिल की ही सहायता से होता है। और क्लोरोफिल एक ऐसा कोशिकांग है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है, जिसके कारण पादप अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए हरित लवक को पादपों की रसोई के रूप में जानते हैं, क्योंकि जहाँ पर आपकी जो किचन होती है वहाँ पर आप खाना बनाते हैं, इसलिए उसे रसोई कहते हैं। इसी प्रकार पादपों में जहाँ खाना बनता है उसे रसोई कहा जाता है, जो कि हरित लवक होते हैं। अब अगर हम बात करें आवरणीय लवक की, तो आवरणीय लवक ऐसे लवक होते हैं इनमें कोई भी अपना कलर नहीं होता है। कहने का मतलब यह पादप के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ पर फूड स्टोर होता है और जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें वर्णीय लवक की, तो वर्णित लवक वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पादप के रंग बिरंगे कलर होते हैं। कहने का मतलब मुख्य रूप से यह फूल तथा बीजों तथा फलों के ऊपर पाए जाते हैं। वर्णित लवक यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जैसे जड़ हो गई, भूमिगत तना हो गया। यह भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक है। अगर हम बात करें वर्णित लवक की, यह रंगीन लवक होते हैं। यह लवक रंग प्रदान करता है, जैसे पुष्प हो गए, बीज हो गए। जैसे आपने देखा होगा फूल बहुत सारे रंग बिरंगे होते हैं, इसी प्रकार बीज भी बहुत सारे रंग वाले होते हैं। तो इन्हें जो रंगीन कलर प्रदान होता है वह वर्णित लवक के कारण होता है। अगर हम बात करें टमाटर में, तो टमाटर में लाइकोपीन नामक लवक पाया जाता है। अगर हम बात करें गाजर की, तो गाजर में कैरोटीन नामक लवक पाया जाता है। अगर हम बात करें चुकंदर की, तो चुकंदर में बीटानिन नामक लवक पाया जाता है। अगर हम बात करें पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर की, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अगर हम बात करें हरित लवक की, तो पादप कोशिका हरित लवक पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका हरित लवक नहीं पाए जाते। अगर हम बात करें सेंट्रोसोम की, जिसे हिंदी में तारक कहते हैं, तो जो पादप कोशिका होती है उनमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है उनमें सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं, क्योंकि यह कोशिका विभाजन में एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। अगर हम बात करें रिक्तिका की, जो कि पादपों में स्टोर रूम की तरह कार्य करती है, जो कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट, उसके जल या खनिज लवण को स्टोर करने का कार्य करती है, बड़ी होती है एवं संख्या में कम होती है। लेकिन अगर हम बात करें जंतु में, तो रिक्तिकाएँ या तो छोटी होती हैं या संख्या में अधिक होती हैं। रिक्तिकाएँ जंतु कोशिका में छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं। अगर हम बात करें केंद्रक की,
तो केंद्रक जो पादप कोशिका है वह थोड़ी परिधि की ओर होता है, क्योंकि पादपों की जो कोशिका होती है उनमें रिक्तकाएं बड़ी बड़ी होती हैं, जिसके कारण केंद्रक थोड़ा सा परिधि की तरफ खिसक जाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें जंतु कोशिका में, तो जो केंद्रक होता है वह अधिकांश कोशिका के केंद्र में ही पाया जाता है। तो ये तो हमारे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर की बात हो गई। अगर हम बात करें, यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, चाहे वो 9th हो या 11th हो, दोनों में, क्योंकि आपको पता नहीं होगा अभी कि जो आपका लेसन है कोशिका वाला वही सेम लेसन, लेकिन इसको थोड़ा विस्तार रूप में आपकी 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसे हम कोशिका कहते हैं, जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। पहले वो पुरानी एनसीईआरटी में लेसन नंबर 8 पर था, लेकिन अब वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, लेकिन लेसन का नाम अभी भी वही है, कोशिका जीवन की इकाई, जो कि आपको कक्षा 11वीं में पढ़ने को मिलेगा। तो यह भी एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। पेपर में कुछ इस प्रकार आता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं पर अंतर लिखिए, या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। अगर अंतर लिखने आए तो आप ऐसा लिख सकते हैं, और अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में लिखने आए तो आप प्रोकैरियोटिक कोशिका का पूरा एक साइड लिख सकते हैं, और अगर यूकैरियोटिक आए तो ये सारे अंतर उसमें लिख सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो आप इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं, जो प्रो से याद रखें आप जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, कहने का मतलब जो कम विकसित कोशिकाएं होती हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और यू से याद रखिए यूनिक मतलब होता है नया, और जो नया मतलब जो ज़्यादा विकसित होता है वह यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब ऐसी कोशिकाएं जो कम विकसित होती हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, और ऐसी कोशिकाएं जो ज़्यादा विकसित होती हैं उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अगर हम बात करें इनकी जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार होगी, यह कोशिकाएं अर्ध विकसित होती हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, तो यह कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं। अगर हम बात करें इनके केंद्रक की, तो इसमें केंद्रक भी अविकसित होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिका है उनमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। अगर हम बात करें राइबोसोम की, जो कि प्रोकैरियोटिक में 70S मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का राइबोसोम मिलता है। अगर हम बात करें कोशिका विभाजन की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। अगर हम बात करें इनमें श्वसन तंत्र की, तो जो इनमें श्वसन तंत्र होता है वह झिल्ली में होता है। कहने का मतलब इसकी जो कोशिका झिल्ली है वह मुड़कर मेसोसोम की संरचना करती है, जिसके कारण इसमें ऊर्जा का उत्पादन, कहने का मतलब श्वसन होता है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो इनमें जो श्वसन यानी एटीपी का निर्माण होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अगर हम बात करें इनके उदाहरण की, तो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक कोशिका के सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो पौधे और जीव जंतु सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं। तो अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और इस घंटे को बजाना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें, जिससे आप और आपके सभी दोस्त पास अच्छे से हो सके। क्योंकि अगर आप पास हो गए और आपका फ्रेंड नहीं पढ़ा और वो फेल हो गया, तो आप फिर अगले साल किन दोस्तों के साथ बैठकर मस्ती करेंगे। तो अगर आप मस्ती करना चाहते हैं तो आप और आपके दोनों दोस्त पास होने चाहिए, तभी तो आप 10वीं में जाकर अच्छे से मस्ती कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपको किसी अगले टॉपिक पर, जो कि 9th क्लास की साइंस का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा।